इसके पहले हमने बात की थी पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जिसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं हो रही थी। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज़ होती है। क्यों यूटिलाइज़ होती है? क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और कोई भी चीज़ अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट हो रही है तो उसमें हमें एनर्जी यूटिलाइज होगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी मेनली दो तरीके का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गाइड 10 में एक और दिया हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेलुलर सीड्स। हम बात करेंगे सबसे पहले, मेनली हमारा मेन फोकस रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अभी बेसिक हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम किस बेसिस में क्लासीफाई करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, तो इसका बेसिक जो डिफरेंस होता है ये होता है एनर्जी डेरिवेटिव्स। हमारा कि एनर्जी किस फॉर्म में हम यूटिलाइज कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसी की बेसिस में हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली डिराइव्ड होती है एटीपी से। एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ये हमारा देता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसमें हमारा एटीपी यूटिलाइज होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें हमारा जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली एटीपी के हाइड्रोलिसिस से यूटिलाइज नहीं होती है, बल्कि हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है। और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है कि किसी दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए वो फैसिलिटेट करता है। तो इसमें लिखा हुआ है एनर्जी डिराइव्ड सेकेंडरली। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली ना ड्राइव होकर के सेकेंडरली डिराइव होती है फ्रॉम दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द आयनिक ग्रेडियंट, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और हमें पता है कि आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो हमारा मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, जो एनर्जी होती है उसके लिए वो डायरेक्टली यूटिलाइज ना होकर के प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूटिलाइज होती है। और वो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है और उसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। मेनली हम ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमारा एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आएगा। अब तीसरा होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेलुलर शीट, ये हम डायग्राम से समझेंगे। अब आता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, कैल्शियम एटीपेज और हाइड्रोजन एटीपेज। सब में हमारा लास्ट में एटीपेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एटीपेज जो एंजाइम होता है यही एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है। तो हमें एटीपेज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही एटीपी की प्रेजेंस में होगा। इसी वजह से जितने भी हमारे एग्जाम्पल होंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उन सब में हमारा एटीपेज आएगा। अब हमारा हम एक एग्जाम्पल की बाद में डिस्कस करते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है वो मेनली है मेन एग्जाम्पल जो हमारा है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। मान लो हमारी सेल में हमारी कोई सेल्स है, सेल्स में हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो रहता है ये मोस्टली हमारी सारी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। मोस्टली क्या, इनफैक्टली सारी सेल्स में हमारी प्रेजेंट रहता है सोडियम पोटेशियम पंप। अब जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये भी हमारा दो यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा यूनिट बीटा सब यूनिट। इसी वजह से बोलते हैं हम इसको हेट्रोमेरिक बोलते हैं। और जो अल्फा और बीटा सब यूनिट भी होती है ना, ये भी तीन सब यूनिट से मिलकर के बनी होती है। जो अल्फा सब यूनिट होती है ये भी हमारा तीन, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। बीटा सब यूनिट होती है ये भी हमारा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 से मिलकर के बनी होती है। और इससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है इनके बीच से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमारा सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? मान लीजिए हमारी सेल्स के इनर साइड है, ये हमारा आउटर साइड है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा अंदर की तरफ किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये पंप क्या करेगा? पोटेशियम को बाहर ले जाएगा कि अंदर लेकर के आएगा? ये क्या करेगा कि पोटेशियम को अंदर लेकर के आएगा। तो जो हमारा जो पोटेशियम की साइड्स होती है वो हमारी आउटसाइड द सेल्स रहती है। टू पोटेशियम को हमारा अंदर लेकर के आएगा। और जो सोडियम्स होते हैं, सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होती है? बाहर ज़्यादा होती है। तो ये 3 सोडियम को हमारा बाहर लेकर के जाएगा। तो ये 3 सोडियम हो गए, ये हम इनको बाहर लेके जाएगा।
ये होता है मेनली सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि 3 सोडियम को तो बाहर लेके जाएगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर के आएगा। तो जो पोटेशियम जो प्रेजेंट रहता है हमारा, इसके लिए जो चैनल होते हैं, जो हमारा मेनली कैरियर प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये तो होता है एटीपीएस का, जो एटीपी का ट्रांसपोर्ट। तो जो हमारा पोटेशियम होता है वो आउटसाइड रहता है, और जो सोडियम रहता है ये इनसाइड रहता है। ये हुआ। अब ये होता कैसे, तो इसके लिए हमारा इनसाइड हमारा प्रेजेंट रहता है एटीपीएस एंजाइम, जो कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है, किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इससे जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वही इस पंप के लिए हमारा फैसिलिटेट करती है। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये मेनली हमारे सेल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए करता है, कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है अगर ये वर्क नहीं करेगा तो हमारी जो सेल्स होती है वो स्वेल्स कर जाएगी और बस्ट कर जाएगी। और ये साथ ही साथ एक हो गया हमारा सेल वॉल्यूम, हाँ सेल वॉल्यूम हो गया। सेकंड हो गया हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोजेनिक नेचर होता है इसका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी ये मेंटेन करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी मेंटेन करता है। क्यों, क्योंकि हमारा 3 सोडियम को तो ये बाहर लेके जा रहा है और 2 सोडियम को अंदर लेके आ रहा है, तो नेट 1 पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है। तो अंदर का कंसंट्रेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज का तो लॉस हो रहा है ना। तो इसी वजह से जो क्या होता है, निगेटिवली हमारा जो निगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसको मेंटेन करने में भी ये कुछ हद तक रोल प्ले करता है। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारा सेकंड आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, हमने डिफिनीशन की बात की थी कि हमारा जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें मेनली हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही हेल्प करता है। अभी भी 2 तरह का होता है, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट क्या होता है, समझ में भी आ रहा कि साथ में, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट एक साथ हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, तो हम बोल देंगे को ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट 2 और मोर सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इनके एग्जाम्पल भी अलग अलग हैं, हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे मेनली कि को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। तो जो एग्जाम्पल हमारे को ट्रांसपोर्ट का वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ये सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। और जो हमारे काउंटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है वो आता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। अब हम इसके बाद बात करेंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के बारे में। ये सेम टू सेम सोडियम एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्टर में भी हमारा सेम रहता है, इसको हम बोलते हैं SGLT बोलते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर रहता है ये हमारी, मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है हमारा सोडियम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो रहता है कैसे वर्क करता है। मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है, ये हमारी सेल हो गई, तो इसमें हमारी ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, इधर बाइड हमारा प्रेजेंट रहता है एटीपेज पंप प्रेजेंट रहता है, एटीपेज पंप मान लीजिए प्रेजेंट है। तो जो ब्लड वेसल्स के पास की जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं बेसोलेटरल सरफेस, ये होती है हमारी एपिकल सरफेस। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या करता है कि यहाँ पे हमारा जो सोडियम होगा इसको 3 सोडियम को हमारा अंदर लेके जाएगा ब्लड वेसल्स में और 2 पोटेशियम अंदर लाएगा। तो अंदर क्या होगा कि हमारा जो सेल्स के अंदर होगा यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन फॉल कर जाएगी। अब अगर सोडियम पोटेशियम पंप कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहा है तो सोडियम की कंसंट्रेशन तो सेल्स के अंदर फॉल कर जाएगी ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ल्यूमेन है यहाँ पे हमारा सोडियम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा इधर की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम का लेवल कम है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये सोडियम जो होगा ये मूव करेगा अंदर की तरफ और साथ में अपने साथ क्या लेके जाएगा, ग्लूकोज को या फिर अमीनो एसिड को ये लेके जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन को हम समझते हैं कैसे डिफिनीशन इसकी सही है कि देखो इसमें हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसने वर्क किया, इसने वर्क करके क्या किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया, मतलब सोडियम का लेवल यहाँ पे डिक्रीज किया, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। अब यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कराता है हमारा सेल्स के अंदर। तो हुई ना डेफिनेशन कि एनर्जी इज डिराइव्ड सेकेंडरली from the energy that has been stored in the form of the ionic concentration gradient created by the secondary active transport, sorry primary active transport।
ये हो गया हमारा। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दो आयन का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर हमने पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, हमारा रेस्पिरेशन में आता है हैमबर्गर शिफ्ट, नहीं क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का एक्सचेंजर होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा सेलुलर शीट्स अभी भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है ये शीट्स के फॉर्म में होता है। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, ये सीट्स हो गई ऐसे करके, इससे इंटेरोसाइट्स हो गए। तो इससे हमारा जो होता है सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। इससे फिर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ हमारा जो सोडियम होता है ये अंदर पहुंच जाता है, और ये ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा वाटर को भी लेकर के जाता है। तो मोस्टली जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, डायग्राम से देखेंगे अभी इसको। तो मोस्टली जितना भी हमारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेलुलर शीट्स के थ्रू ही होता है। अब हम बात कर ले रहे हैं अपना थर्ड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो हमने ट्रांसपोर्ट तो पढ़ा, अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए थे सारे ट्रांसपोर्ट। जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स वेसिकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। भी दो तरीके का होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हम देखते हैं कि जो हमारी फैगोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, इंगल्फ कर लेती हैं पैथोजन को, तो फैगोसाइटोसिस ये एंडोसाइटोसिस के मैकेनिज्म से ही होता है। लार्ज मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर बाय द फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये रिलीज करते हैं एक्सटीरियरली टू द आउटर इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारे हार्मोन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि रिलीज होते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में। ये हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डायग्राम, देख लेते हैं गाइडेंस से, इंपॉर्टेंट डायग्राम जितने दिए हुए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये ऑस्मोसिस तक हमने देख लिया था पहले, फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट में हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का डायग्राम दिया हुआ है कि जो 3 सोडियम की प्रेजेंट है हमारा इनसाइड प्रेजेंट है, 2 पोटेशियम की जो साइड से हमारी आउटर साइड प्रेजेंट है, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहा है, 3 सोडियम बाहर जा रहा है, 3 सोडियम बाहर जा रहा है, और अंदर हमारा एटीपीएज एक्टिव एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर रहा है इनसाइड, और इससे हमारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। यही हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। अब सेकेंड आता है हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है। सोडियम और ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो होते हैं ये को ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जो इंटेस्टाइन से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। ये देखो सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट साथ में हो रहा है, सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ग्लूकोज के साथ को ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज में बाइंडिंग साइट है, सोडियम बाइंडिंग साइट, ग्लूकोज बाइंडिंग साइट, इसमें सोडियम बाइंड होगा, इसमें ग्लूकोज बाइंड होगा, दोनों साथ में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द सेल्स। तीसरा आता है हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का भी डायग्राम हमारा गाइडन में दिया हुआ है। ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का डायग्राम है कि ये हमारा इधर साइड इंटेस्टाइन की ल्यूमेन हो गई, इधर की तरफ हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड वेसल्स मान लो, कुछ भी मान लो, हमारा ल्यूमेन है। ल्यूमेन से हमारा सोडियम का डिफ्यूज़न के थ्रू आया, सोडियम हमारा डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा इंटेरोसाइट्स हो गई, जो सेल्स हैं इनके अंदर आया सोडियम। ये हमारे टाइट जंक्शंस के थ्रू हैं, हमारे गैप जंक्शंस के बीच में। अब ये हमारा जो सोडियम होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बीच में जो जगह पड़ी प्रेजेंस है, मतलब गैप है, इसमें हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम डिफ्यूज़ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़ नहीं, ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम। फिर उसके बाद सोडियम अगर मूव गया तो ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा वाटर भी मूव करेगा। तो मेनली जो न्यूट्रिएंट्स का जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा इंटेस्टाइन से, ये मेनली इसी के थ्रू होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, उनका भी ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जिन जिन सेल्स को ज़रूरत है उन वो सेल्स यूटिलाइज कर लेती हैं। तो ये था हमारा गाइडेन का ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।